हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी 1000 स्पेशल गोल्डन कीज वाली क्लास के अंदर। ये वो क्लास है जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट नर्सिंग के सिलेबस में से आपको लेके जाएंगे एक स्पेशल पॉइंट के ऊपर। वो पॉइंट जो है वो होने वाला है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। कंसेप्ट को समझना, हम लाए हैं कंप्लीट नर्सिंग के सिलेबस में से निकाल के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनका रैपिड रिवीजन अपना चल रहा है। और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत प्यार और सपोर्ट दे रहे हो। उसी के साथ मैं बताने जा रहा हूं कि अपने 4 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। 5th क्लास के अंदर आज हम बात करने वाले हैं वही सेम, वही इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में जो क्लास होने वाली है वो क्लास होगी आपकी, फर्स्ट वन आता है मैग्नीशियम सल्फेट। का नाम सुना होगा आपने, MgSO4। MgSO4 का क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में कि MgSO4 का दूसरा नाम क्या है, किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, इसको हम बोलते हैं एप्सोन, एप्सन साल्ट। क्या बोलते हैं? एप्सन साल्ट बोलते हैं। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्सोन साल्ट बोलते हैं। अब बात ये आती है, सर ये मैग्नीशियम सल्फेट होता क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 जो है वो देते हैं अपन प्रेगनेंसी के अंदर। प्रेगनेंसी में किसके प्रिवेंशन के लिए? सीजर। ठीक है, सीजर्स के प्रिवेंशन के लिए, जो इक्लेम्सिया और प्रीक्लेम्सिया जो होता है उसके प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो आपकी जुबान पे ये नाम होना चाहिए कि इसका दूसरा नाम क्या होता है? एप्सोन साल्ट होता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइवर्जेंट स्पाइको। का नाम सुना होगा, डाइवर्जेंट स्पाइको। अब देखो, डाइवर्जेंट स्पाइको क्या होता है? ये स्पेशली हम यूज करते हैं अपने एंकल में, एंकल जॉइंट पे, और इसी के साथ में आपकी हील जो होती है उन हील्स के ऊपर यूज करते हैं। एंकल और हील के ऊपर कैसे यूज होता है? यह आपका एंकल और हील है, तो यहाँ पे जो हम बैंडेज यूज करते हैं, बैंडेज का मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके दूसरा इस तरीके से जो करते हैं ना, ये वाला जो पूरी, जैसे ये वाला जॉइंट है तो यहाँ से स्टार्ट करके एक राउंड इधर लेते हैं, फिर इधर, फिर इधर लेते हैं, फिर इधर, यानी इस जॉइंट को मेंटेन करने के लिए, ताकि क्या हो, जो आप बैंडेज यूज कर रहे हो वो फोर्स ना लगा पाए। उस सिचुएशन के अंदर यूज करते हैं हम क्या? डाइवर्जेंट स्पाइको। याद रख लेना, क्वेश्चन आपको आ जाए कि डाइवर्जेंट स्पाइको कौन से पार्ट में हम यूज करते हैं, तो याद रखना उसका आंसर क्या आएगा? एंकल और हील्स। क्या आएगा? एंकल और हील्स। क्लियर है? इसके बाद में एक और नाम आपके सामने आया है, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। ऐसे ही नाम वाले क्वेश्चन आपकी नोर सेट, आपकी KGMU, आपकी SGPGI, RML लखनऊ, RRB, इन सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो अगला नाम आता है पेनरोज ड्रेन। पेन रोज ड्रेन। पेन रोज ड्रेन क्या होता है? देखो, सर्जिकल वुंड जो होता है, सर्जिकल वुंड यानी हम किसी पेशेंट की सर्जरी कर रहे हैं, उस सर्जिकल वुंड के ऊपर, उस सर्जिकल वुंड के ऊपर हमने क्या कर दिया? स्टिच मार दिए। ठीक है, ये वाला साइड था, इसके ऊपर आपने क्या कर दिया? स्टिच मार दिए। अब क्या होता है, अंदर सर्जरी के टाइम में कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जिनको हम रिपेयर कर नहीं सकते, उनको हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं हील होने के लिए। अब जब तक वो हीलिंग स्टार्ट होती है तब तक उनसे ड्रेन आता रहता है, चाहे वो ब्लड हो और चाहे अदर फ्लूड हो, इंटरस्टिशियल फ्लूड या जो भी टिश्यूज के बीच में फ्लूड होता है वो आता रहता है। अब उसको कुछ अमाउंट में यदि वो है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जब लार्ज अमाउंट में फ्लूड रह जाता है तो वहां पे क्या कर देता है, यदि ब्लड ज्यादा रह गया, ब्लड ज्यादा लॉस हो रहा है वहां पे, तो हीमाटोमा बना लेता है जो कि हील होने में दिक्कत करता है और इन्फेक्शन कोज करता है। क्लियर है? उसको, उससे बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पेन रोज ड्रेन यूज करते हैं। पेन रोज ड्रेन का मतलब ये होता है कि जैसे पेशेंट का एब्डोमेन है, यहाँ पे इसको इंसिजन लगा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? एक ड्रेनेज ट्यूब डाल देते हैं। कौन सी डाल देते हैं? ड्रेनेज ट्यूब डाल देते हैं, जो अंदर इसकी जो लेयर्स है, स्किन की जो लेयर्स होती हैं, स्किन लेयर्स के बीच में इसको ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से इधर से क्या होता है? ड्रेन होता रहता है। जब तक फ्लूड और ब्लड आएगा तब तक ठीक है। 2 या 3 दिन बाद में पेनरोज ड्रेन को हम क्या कर देते हैं? बाहर से ही स्टिच खोल के, एक स्टिच ही होता है यहाँ पे, या फिर स्टिच कई बार लगाते भी नहीं, इसको रिमूव करके वो अपने आप हील हो जाता है। तो पेन रोज ड्रेन क्या चीज होती है? याद रखना, पेन रोज ड्रेन जो है वो सर्जिकल वुंड के ऊपर ड्रेन करने के लिए ओपन ड्रेनेज सिस्टम होता है ये, जिसमें जो आपका वुंड होता है, सर्जरी जो हुई है वहां से हम क्या करवाते हैं? ड्रेनेज करवाने के काम में आता है। अब आता है ग्रेन्युलेशन टिश्यू। अगला पॉइंट यदि हम बात करें ग्रेन्युलेशन टिश्यू,
ग्रेन्युलेशन टिश्यू। ग्रेन्युलेशन टिश्यू क्या होता है? ये क्या होते हैं, जब किसी भी ऑर्गन को या किसी भी स्ट्रक्चर को हम कट करते हैं, कट करने के बाद में इसकी हीलिंग जो प्रोसेस होती है, इसके लिए ग्रेन्युलेशन टिश्यू की जरूरत होती है। पहला कंसेप्ट तो ये समझ लो, इसके लिए सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? ग्रेन्युलेशन टिश्यू की जरूरत होती है। अब ग्रेन्युलेशन टिश्यू जो होते हैं, ये क्या होते हैं? न्यूली फॉर्म्ड होते हैं। क्या होते हैं? न्यूली फॉर्म्ड। आपके कट लग गया बॉडी के अंदर, कहीं भी आपने ब्लेड से कट लग गया, वहां पे वो जो हीलिंग होती है ना, हीलिंग के लिए जो न्यूली फॉर्म्ड वेस्कुलर ब्लड वेसल्स भी बनती हैं, इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज भी बनते हैं। क्या बनते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज भी बनते हैं। तो जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोलीफरेशन, प्रोलीफिरेशन, प्रोलीफिरेशन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोलीफिरेशन फेज बोलते हैं। प्रोलीफिरेशन फेज के अंदर किसी भी वुंड के अंदर, जो ताजा वुंड है, उस वुंड के अंदर नई वेस्कुलर सिस्टम जनरेट होता है और नए कनेक्टिव टिश्यूज जो बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलेशन बोलते हैं। और ग्रेन्युलेशन जो है, वो ग्रेन्युलेशन काफी जरूरी है किसी भी ओपन वुंड को या फिर रिसेंटली जो भी वुंड बनाया है उसको हील होने के लिए। हीलिंग प्रोसेस के अंदर होता है, जिसमें न्यूली ब्लड वेसल्स बनती है और कनेक्टिव टिश्यूज बनते हैं और उस एरिया को क्या कर लेते हैं? सील कर देते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसके 6 या 7 दिन बाद में वो एरिया वापस चिपक जाता है। तो आपको पता होगा वहां पे ब्लड वेसल्स भी कट गई थी, टिश्यू भी कट गए थे, लेकिन धीरे धीरे वहां पे क्या हुआ? वापस ब्लड सप्लाई शुरू होती है, आपस में कनेक्ट, नई ब्लड वेसल्स जनरेट होती हैं। अब एक और टर्मिनोलॉजी आती है यहाँ से, यहीं पे याद आ गया मुझे कि एंजियोजेनेसिस क्या होता है? एंजियोजेनेसिस क्या होता है? एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन जो होता है, वो क्या होता है? एंजियोजेनेसिस होता है। क्लियर है? तो वहां पे हम यूज करते हैं। अब देखो, यदि आपसे पूछे, कोई वुंड की स्ट्रक्चर दे दिया आपने और वहां पे पूछ लिया कि इनमें से ये क्या है, कौन सा टिश्यू है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? स्किन का कलर देखेंगे आप, वो कलर कौन सा होता है? रेडिश पिंक कलर की यदि स्किन है, रेडिश पिंक कलर की यदि स्किन है, तो वो क्या होता है? ग्रेन्युलेशन टिश्यू है, यानी हेल्दी टिश्यू है वो हेल्दी टिश्यू है और क्या हो जाएगा? वो जरूर हील होगा। क्या होगा? जरूर हील होगा। क्लियर है? अब देखो, ब्लड के जो स्टेन्स होते हैं, ब्लड स्टेन्स जो होते हैं, चाहे वो क्लोथ्स की बात हो, ब्लड स्टेन्स जो हैं, धब्बे जो लग जाते हैं खून के, उनको रिमूव करने के लिए, उनको हटाने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं? तो याद रखना, उसमें आता है आपका बोरिक सॉल्यूशन। कौन सा आता है? बोरिक एसिड सॉल्यूशन। बोरिक एसिड सॉल्यूशन यूज करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बोरिक एसिड सॉल्यूशन यूज करते हैं किसके लिए? यदि ब्लड स्टेन्स को हमें रिमूव करना है। तो क्लियर है? अब एक और आगे टर्मिनोलॉजी आई है, काफी इंपॉर्टेंट। ऐसी टर्मिनोलॉजी आगे मिलती जाएंगी। अभी फंडामेंटल की टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल सर्जिकल की टर्मिनोलॉजी देखेंगे, ओबीजी की देखेंगे, सारी चीज साइकेट्री की देखेंगे, और सबके सबके सबसे गोल्डन पॉइंट्स हम पढ़ते चलेंगे। अपनी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। मात्र 20 से 30 मिनट की क्लास होती है। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे जब भी मेरी क्लास अपलोड होती है तो आप तक नोटिफिकेशन आए। और मेरा मानना यह है कि दिन में आपने 25 मिनट यदि अपने आप के लिए निकाल ली मेरी क्लास देखने के लिए, इसका मतलब आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और वो पॉइंट्स आपको एग्जाम में गलत नहीं होंगे। हजारों कोचिंगें काम कर रही हैं, ऑनलाइन मटेरियल दे रही हैं, वहां पे आपको क्लासेज मिल रही है। इसके अलावा आपको डेली टेस्ट करवाए जा रहे हैं, इसके अलावा आपको डेली लाइव ट्यूशन सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं, टॉपिक करवाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक यूनिक है जो आपके सिलेक्शन में 4 चांद लगाएगी, आपको सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक लेके जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगली टर्मिनोलॉजी पे। एक टर्मिनोलॉजी आई है यूथेंसिया, यूथेनेसिया या फिर यूथेंसिया आती है। यूथेंसिया का मतलब आपने ये सुना होगा, मर्सी किलिंग। क्या होता है? मर्सी किलिंग। ठीक है। अब टर्मिनल इलनेस और अनबियरेबल सफरिंग जो होती है, जैसे मान लो कैंसर वाली स्टेज है, कैंसर पेशेंट होता है, कैंसर पेशेंट की जो टर्मिनल स्टेज होती है, वहां पे हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? मरीज जो होता है वो सहन नहीं कर पाता है, पेन किलर दे दे के, सारे पेन किलर जितने थे, ट्रामाडोल देने था वो दे लिया, इसके अलावा आपको आपकी जो क्या बोलते हैं उनको, सीडेटिव्स वगैरह जो थे, वो सारे के सारे आपने देख ली। तो उनसे भी यदि मान लो ठीक नहीं हो रहा है, उस टाइम में क्या होता है? वो अनबियरेबल डिजीज कंडीशन में चेंज हो जाती है, जिसमें पेन रिलीव जो होता है वो होता ही नहीं है मरीज को। तो उस टाइम में मरीज को क्या करते हैं अपन? यूथेंसिया का मतलब होता है इजी, क्वाइट और पेनलेस डेथ देते हैं। यानी जब इनक्यूरेबल डिजीज होती है,
बिल्कुल उसका कोई इलाज नहीं है, मरीज परेशान हो रहा है, उस सिचुएशन के अंदर अपन को क्या क्या देते हैं, उसको इजी, क्वाइट और पेनलेस डेथ देते हैं। ठीक है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, यूथेंसिया बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि मेडिकली किसी पर्सन को शांत तरीके से मार देना। कैसे मारोगे, दवाइयां देके या जो भी है, क्योंकि पेशेंट पेशेंट जो है वो पेशेंट सहन नहीं कर पा रहा, बीमारी को सहन नहीं कर पा रहा, इतना परेशान हो रहा है वो, इससे अच्छा होता है कि वो मर जाए तो ही ठीक है। तो वो जो पेनलेस जो किलिंग होता है, पेनलेस जो डेथ होती है उसकी, क्वाइट और इजी डेथ जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूथेंसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूथेंसिया बोलते हैं। अब देखो अगला, सेंट्रल वीनस प्रेशर के बारे में हमने क्वेश्चन पढ़ा था पहले भी। सेंट्रल वीनस प्रेशर जो है वो कब मेजर करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल वीनस प्रेशर हमें कब, टाइम इंपॉर्टेंट है इसके लिए, कौन से टाइम में हमें सीवीपी का मेजरमेंट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबा क्वेश्चन बन के आ सकता है कि एक मरीज है जिसको सीवीपी चेक करना है, आपको सेंट्रल वीनस प्रेशर आपको चेक करना है, उसके लिए कब आप चेक करोगे, तो याद रखना एंड ऑफ एक्सपीरेशन, एंड ऑफ एक्सपीरेशन, यानी मरीज जब श्वास ले रहा है तो इंस्पिरेशन के टाइम में हमें उसका सीवीपी चेक नहीं करना है, हमें चेक करना है उसका कब, एक्सपीरिएशन के टाइम में। क्लियर है। अब थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में। आपने खूब पढ़ा है इसके बारे में, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में खूब पढ़ा है। ये क्या होता है, टीपीएन क्या होता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, पैरा, क्या पैरा प्लस एंट्रल। पेरेंटल न्यूट्रिशन कौन सा हो गया, एंट्रल, यानी आपकी जो इंटेस्टाइन पार्ट है, जीआईटी सिस्टम है, उस इंटेस्टाइन पार्ट में कोई फ्लूइड या फिर न्यूट्रिशन ना देके हम कहाँ दें, किसी दूसरे रूट या मेथड से दें, उसको पेरेंट्रल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि टोटल पेरेंट्रल और जोड़ दिया इसने। टोटल का मतलब बिल्कुल ही बंद कर देना है उसका एंट्रल फिटिंग। अब टीपीएन के अंदर क्या क्या चीजें दे सकती हैं, सवाल आ सकता है कि टीपीएन के लिए यूज होने वाला सॉल्यूशन कौन सा है, तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। पहली चीज तो हम देते हैं क्या इसमें, डेक्सट्रोज। क्या देते हैं, डेक्सट्रोज देते हैं। इसके बाद में देखें तो एमाइनो एसिड्स देते हैं। क्या देते हैं, एमाइनो एसिड्स देते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इमल्सिफाइड इमल्सिफाइड फैट यूज करते हैं। इसके अलावा ट्रेस एलिमेंट्स यूज करते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स यूज करते हैं। विटामिन यूज करते हैं, विटामिन यूज करते हैं, और मिनरल्स यूज करते हैं। क्या करते हैं, मिनरल्स। बॉडी की रिक्वायरमेंट वहां पे जब डिजीज कंडीशन होती है, उस सिचुएशन में बॉडी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उस सिचुएशन के अंदर हम मरीज को क्या देते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के लिए आपको पता है मरीज को तीन चीजों की स्पेशल जरूरी होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, प्लस मिनरल्स और विटामिन। ये सारे की सारी चीजें जो होती हैं वो हम देते हैं मरीज को किसमें, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर। अब देखो बात ये आती है, किसी मरीज को आपने हाई ओस्मोलरिटी सॉल्यूशन दे दिया, हाई ओस्मोलरिटी वाला सॉल्यूशन दे दिया टीपीएन में, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दे दिया, सीधा सा समझे तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आपने किसी मरीज को दे दिया टीपीएन के थ्रू, तो वो क्या कोज कर सकता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वो क्या कोज कर सकता है, ये कर सकता है स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस स्क्लेरोसिस फिलेबाइटिस, फिलेबाइटिस, या और स्वेलिंग कोज कर सकता है। तो जो भी है सेंट्रल वेन जो होती है, प्रेफरेबली सेंट्रल वेन इफ टीपीएन रिक्वायर्ड लॉन्गर देन 4 वीक्स। अब देखो आइसोटोनिक फ्लूइड तो जाना ही है, मरीज मान लो हाइपोटोनिसिटी में है तो हमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी देना है, तो अब वो वहां पे डिसाइड नहीं हो पाता है कि हमें कौन सा देना है। अब जैसा डॉक्टर का एडवाइस होगा वही सॉल्यूशन हमें देना होगा। इसके लिए सॉल्यूशन क्या होता है, अगला सवाल, इसके सॉल्यूशन के साथ में ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि टीपीएन के लिए आपने सीवीपी डाल रखी है, सीवीपी डाल रखी है, ठीक है, सेंट्रल विनस लाइन डाल रखी है, सॉरी सेंट्रल विनस लाइन डाल रखी है। इस सेंट्रल विनस लाइन को कितने दिन के बाद में हमें रिमूव करना है, याद रख लेना 4 वीक्स। कब, 4 वीक्स, 4 वीक के बाद में सेंट्रल लाइन को हमें क्या कर देना है, चेंज कर देना है। याद है पहली चीज, आईवी प्रोविजन कौन कौन सा है, डेक्सट्रोज, एमिनो एसिड्स, इमल्सिफाइड फैट, ट्रेस एलिमेंट्स, विटामिन, मिनरल्स,
और इसके साथ में यदि हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं तो मरीज को क्या हो सकता है, फिलेवाइटिस हो सकता है। फिलेवाइटिस इससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करना है, जो टीपीएन है, सेंट्रल वेन जो डाल रखी है आपने, सेंट्रल लाइन जो डाल रखी है, वो 4 वीक के अंदर हमें क्या कर देनी चाहिए, चेंज कर देनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि मरीज को फिलेबाइटिस से कैसे बचाएं, क्या क्या इंटरवेंशन हम कर सकते हैं यूज, फिलेबाइटिस से हम कैसे बचाएं। तो पहली चीज जो होती है, ऑब्टेन ए डिफरेंट बैटल ऑफ सॉल्यूशन ड्यूरिंग फैट इमल्सन प्रिपरेशन दैट फैट ग्लोब्यूल्स आर विजिबल। यानी ऐसा कोई सॉल्यूशन ले जिसके अंदर क्या होता है, फैट इमल्सन प्रिपरेशन वाला सॉल्यूशन ले। दूसरा आता है टेक ए टेम्परेचर आफ्टर अपीयरेंस ऑफ द रेडेंट एट द साइट ऑफ कैथेटर इंसर्शन। यदि इंसर्शन साइट पे रेडनेस हो रही है तो वो हमें मॉनिटर करना है। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग करनी है, किसके लिए, टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन के लिए। ये कुछ इंटरवेंशन है जो आपको याद रखने हैं। अगला सवाल से पहले, अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक से पहले बहुत ही शानदार चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप तैयारी कर रहे हो नर्सिंग ऑफिसर की और आपको चाहिए बहुत ही कम प्राइस के अंदर टेस्ट सीरीज, तो हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर पे जिसका नाम है RNU एजुकेशन के नाम से। RNU एजुकेशन एप्लीकेशन पे आपको जाना है, वहां प्ले स्टोर पे जाके उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में इसमें फ्री टेस्ट आपको मिलेंगे, वो फ्री टेस्ट पहले देखें, आजमाएं कि हमारा टेस्ट कैसा है। फिर उसके बाद में बिल्कुल मिनिमम प्राइस के अंदर, जैसे आप RRB की तैयारी कर रहे हो, रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो प्राइस मात्र 400 रुपए है, जो भी अभी दिवाली तक डिस्काउंट चल रहा है 50% का, यानी आपको मात्र 200 रुपए में टिल RRB के एग्जाम तक आपको क्या मिलने वाला है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। और वो क्वेश्चन पेपर सेम वैसे ही होगा जैसा कि आप एग्जाम के अंदर ऑनलाइन CBT देते हो। ठीक है, CBT देते हो, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, नेक्स्ट और प्रीवियस का जो भी आप फिक्स टाइम शेड्यूल होगा जिसमें आपको वो पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, RN एजुकेशन डाउनलोड करना है और RRB का टेस्ट देखना है, उसमें फ्री टेस्ट नीचे स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएंगे। वहां जाने के बाद में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। अगला सवाल आता है, अगला सवाल ये है कि TPN जो है, TPN टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है, उसका साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। साइड इफेक्ट के कॉम्प्लिकेशन में पहली चीज तो आती है एयर एम्बोलिज्म। याद रख लेना, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ TPN क्या होता है, एयर एम्बोलिज्म। कहने का मतलब ये हुआ कि एयर जो है वो एंटर कर जाती है, जो एम्बोलाई बना लेती है और जो माइक्रोवेस्कुलर सर्कुलेशन होता है उस माइक्रोवेस्कुलर सर्कुलेशन के अंदर फंस जाती है और मरीज के अंदर मायोकार्डियल इंफार्क्शन जैसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है। एयर एंट्री ट्यूबिंग चेंजेस के ड्यूरिंग जो है वो एयर एंट्री हो जाती है। जिसके इसके अलावा हाइपर और हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। आपने TPN दिया है, उसकी वजह से मरीज का ग्लूकोज का लेवल बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। हाइपरवोलीमिया हो सकता है, मरीज को इन्फेक्शन हो सकता है और न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब देखो, अगला पॉइंट ये आता है कि डायग्नोसिस ऑफ MRSA, इसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है भाई, एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म पूछी हुई है। एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म पूछी हुई है जिसका फुल फॉर्म क्या होती है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शन है उसको क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पेशली सर्जिकल वुंड के ऊपर। ठीक है, और इसको हमें किससे बचाना है, आइसोलेट फ्रॉम कॉन्टेक्ट आइसोलेशन। ठीक है, कॉन्टेक्ट आइसोलेशन से हमें इसको क्या करना है, आइसोलेट करना है। अब अगला आता है बोनी टेस्ट या फिर ब्लेडर स्ट्रेस टेस्ट। ब्लेडर स्ट्रेस टेस्ट कौन सा होता है, ब्लेडर स्ट्रेस टेस्ट या फिर बोनी टेस्ट कौन सा होता है, बोनी टेस्ट। बोनी टेस्ट कौन सा होता है, इसमें देखो स्पेशली जो रिटेंशन ऑफ यूरिन जो होता है, एक होता है रिटेंशन ऑफ यूरिन और एक होता है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। कौन सा होता है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। ये दो चीजें आपने पढ़ी है। रिटेंशन ऑफ यूरिन का मतलब क्या होता है, अनेबल टू पास यूरिन, कोई भी मरीज क्या करता है, यूरिन पास करने में सक्षम नहीं होता है। और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन का मतलब क्या होता है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, यानी कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसमें बार बार मरीज को क्या हो जाता है, यूरिन पास होता रहता है। अब वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, ये आपने फंडामेंटल पढ़े होंगे। अभी हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, उसी पे चलेंगे वरना टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, ब्लेडर टेस्ट के अंदर
जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, वो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं मरीज का। ब्लैडर स्ट्रेस टेस्ट में हम क्या करते हैं, मरीज को इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, यूरिन को इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन चेक करने के लिए हम ये टेस्ट यूज करते हैं। और इसके अंदर मरीज को क्या बोलेंगे, उसको कफिंग के लिए बोलेंगे, खांसने के लिए बोलेंगे। यदि मरीज खांसते टाइम में यूरिन पास कर रहा है, इसका मतलब ब्लैडर टेस्ट पॉजिटिव है, ब्लैडर स्ट्रेस टेस्ट या बोनी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। इसी के साथ में मरीज को हम क्या बोलेंगे, स्नीजिंग, छींकने के लिए बोलेंगे, ठीक है। इसी के साथ में लाफिंग के लिए बोलेंगे और एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे। इन सिचुएशन के अंदर यदि मरीज का यूरिन पास हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ब्लैडर स्ट्रेस टेस्ट। और उसके स्पिंक्टर जो हैं, जो कंट्रोल करते हैं यूरिन के पास आउट होने को, उनके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है। क्लियर है? अब देखो एक और सवाल इंपॉर्टेंट, जितनी भी लाइनें आएंगी ना, आपको ऐसा लगेगा सर कहाँ से लेके आए हो ऐसे सवाल, ऐसी लाइनें कहाँ से लेके आए हो, हमें तो ये ढूंढने से नहीं मिलती है। भाई मेहनत मैं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, डेली 20 से 25 मिनट मेरे साथ में यूट्यूब पे रहना है, जिसमें आपको पता लगाने की यार ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं, ठीक है। तो अब यदि बात करें कि डाइंग जो पेशेंट होता है, टर्मिनली इल या फिर डाइंग जो पेशेंट होता है, उसका सेंस ऑर्गन्स में से लास्ट सेंस जो है वो कौन सा होता है, जो लॉस होता है सबसे लास्ट में, मरीज का कौन सा सेंस जो होता है वो खत्म होता है, ठीक है। सबसे लास्ट तक कौन सा होता है, याद रख लेना, हियरिंग, सुनने वाला, ठीक है। मरीज जो है ना, मरने के बाद में भी सारे सेंसेस गायब हो जाएंगे टर्मिनली इल पेशेंट के अंदर, या फिर जो भी मरीज मरने वाला है वो टर्मिनली इल है, उसके देखना बंद हो जाएगा, टच उसका हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बोलना वो बंद कर देगा, ये सारी की सारी चीजें होंगी। लेकिन लास्ट के अंदर जो लॉस होने वाला है वो क्या होगा, आपका हियरिंग, कान से सुनने वाला, सबसे लास्ट तक वो क्या करता है, सुनता है, ठीक है। तो ये हियरिंग याद रख लेना इसको। अब आपको बताइए अपनी माता श्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम आपने सुना है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसका दूसरा नाम क्या था, लेडी विथ लैम्प था, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। याद रखना, ये मत पूछ लेना कि वो तो बुढ़ापे में थी और उसको मॉडर्न कब बना दिया। यदि क्वेश्चन आपके सामने ये भी आता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कौन है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का ही नाम याद करना है। प्लस ये पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन थी वो ब्रिटिश फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है, ब्रिटिश फिलेंथ्रोपिस्ट थी। ये होता क्या है, जो गरीब लोगों में धन बांटते हैं, जो पुअर जो पीपल होते हैं, उन पुअर पीपल के अंदर मनी बांटते हैं, वो होते हैं। तो ब्रिटिश फिलेंथ्रोपिस्ट थी वो। कब जन्मी थी, 12 मई 1828 के अंदर, और मरी कब थी, उनकी डेथ कब हुई थी, 13 अगस्त 1910 को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआरबी के एग्जाम, सीएचओ के एग्जाम दोगे उसमें आपको ये सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। तो याद रख लेना, इसको नोट कर लेना कि डेट ऑफ बर्थ क्या थी और डेट ऑफ डेथ क्या थी, वो दोनों इंपॉर्टेंट है। 12 मई 1828 और 13 अगस्त 1910 जो थी उसकी डेट दोनों याद रख लेना। अब देखो ब्रिटिश फिलेंथ्रोपिस्ट जो थी उसका काम क्या था, सर्विस देती थी, प्रोवाइड मनी, ठीक है। जो वर्ल्ड वार हुआ था 1854 के अंदर, इसके अलावा जो बेड रिडन, उस युद्ध के अंदर जो बेड रिडन पेशेंट थे उनको क्या करती थी, वो स्पंज बाथ वगैरह भी देती थी, यानी उनको क्या करती थी, केयर करती थी उनकी। इसके अलावा यदि बात करें कहाँ जन्म हुआ था अपनी माता श्री का, वो था आपका फ्लोरेंस इटली के अंदर, और लंदन यूके के अंदर उनकी डेथ हुई थी। और थ्योरी ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इन 1860 के अंदर क्या दिया था उन्होंने, मॉडर्न नर्सिंग थ्योरी दी थी। इसलिए मॉडर्न नर्सिंग की जनक किसको माना जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। और इसी के टाइम में आपको पता होगा कि 2 दिन पहले सेकंड या थर्ड क्लास में हमने पढ़ा था कि 1860 के अंदर, 1860 के अंदर ही उसने क्या किया था, थॉमस हॉस्पिटल जो थी, फर्स्ट को स्कूल ऑफ नर्सिंग जो थी वो थॉमस हॉस्पिटल के लंदन के अंदर इसने क्या की थी, स्टार्ट की थी 1860 के अंदर। क्लियर है? इसके अलावा फर्स्ट नर्सिंग स्कूल बेस्ड ऑन नाइटिंगेल मॉडल टू बी एस्टेब्लिश्ड इन यूएस, यूएस के अंदर क्या कौन सी बनी थी, बेलेव हॉस्पिटल न्यूयॉर्क के अंदर 1873 के अंदर। अगला आता है फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग जो थी वो किसने करी थी, एस्टेब्लिश किसने की थी, थियोडोर फ्लेंडर ने, थियोडोर फ्लेंडर ने फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग जो थी वो एस्टेब्लिश की थी। इसके अलावा थियोडोर फ्लेंडर ने हॉस्पिटल और
डिकॉन्स ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया था 1836 के अंदर, ठीक है। इससे पहले की बात है, 1860 से पहले की बात है। इसने ऐसे ही हॉस्पिटल के अंदर ही ट्रेनिंग शुरू करवाई थी कि मतलब कुछ हेल्प हो सके मरीज की, उस सिचुएशन के अंदर क्या किया था, ये चीज करी गई थी। क्लियर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। तो आई थिंक आपको ये जो क्लास है काफी पसंद आई होगी। काफी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो हमने क्लियर किए हैं, कवर किए हैं। ऐसे ही कंटिन्यू आपको 20 से 25 मिनट आधे घंटे का टाइम यूट्यूब पे देना है और इन क्लासेस को मिस नहीं करना है। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, देखो जब मैं तैयारी कर रहा था मेरे करियर के अंदर, तो उस टाइम में मेरा क्या था कि मैं बुक्स इतनी सारी पढ़ता था जिसमें से मुझे अच्छा जो लगता था, जो चीज मुझे ऐसा लगता था कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से एक उसकी कॉपी बना लेता था, ठीक है। नोट्स बनाता था। मेरे नोट्स के अंदर ऐसा नहीं कि पूरी लाइन ही लिखता था, जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे नहीं आता है, मैं उसको नोट कर लेता था। अब वो मेरे कब हेल्प करती थी, जब मैं कोई एग्जाम देने जाता था, नोट सेट की एग्जाम देने जाओ चाहे आरएमएल की एग्जाम देने जाओ, उस सिचुएशन में एक दिन पहले उसको रिवाइज करके जाता था कि मैंने जो नोट्स बनाए वो उसमें क्या क्या है, और उन्हीं नोट्स में से ये आपके क्वेश्चन मैंने तैयार किए। क्लियर है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको इग्नोर नहीं करना है, बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के अंदर। मिलेंगे एक और नई क्लास के अंदर नई गोल्डन पॉइंट्स के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और चैनल को आप अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के क्लास को शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन का आपको पता चल सके। और सामने जो बोर्ड है इसमें से यदि आपको हेल्प चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हो। नीचे एप्लीकेशन का लिंक है, उस लिंक से आप प्ले स्टोर पे जाके RNU एजुकेशन के नाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। तो मिलते हैं एक और नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।